नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं। ऐसे में सभी दल इसकी तैयारियों में जुट चुके हैं। चुनाव प्रचार और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला खूब चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर राजधानी लखनऊ में छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे हैं। तो पहले चरण में अलग अलग शहरों के लाखों छात्र इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वहीं योगी ने पहले चरण में लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में स्कूल पास करने वाले और अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल और टैबलेट दिए हैं। तो कार्यक्रम में राज्य के हर जिले से बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के समय देखा कि तकलीफ का व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व होता है। बच्चे बताते थे कि स्मार्टफोन टैबलेट न होने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही। तब हमने ये तय किया कि राज्य के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने की सुविधा से हम जोड़ेंगे। तो छात्रों के लिए स्मार्टफोन योजना लेकर आई है योगी आदित्यनाथ सरकार ने और 1 करोड़ युवाओं को, बच्चों को, छात्रों को स्मार्टफोन, मोबाइल फोन और टैबलेट दिए जाएंगे। इसके साथ ही कंप्यूटर का भी वितरण होगा। तो आज 1 लाख लोगों को स्मार्टफोन की सुविधा मिली है और इसके बाद और लोगों को भी स्मार्टफोन दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई में सबसे ज्यादा दिक्कतें आई है, परेशानी आई है, जिसको देखते हुए अब हर छात्र के पास अगर स्मार्टफोन होगा तो बच्चों को पढ़ाई में कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत, परेशानी नहीं आएगी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 98वें जन्म दिवस के मौके पर बटेश्वर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर खूब निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने सपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो लोग 5 साल में सत्ता में नहीं है, सत्ता से दूर हैं, उनके यहां 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जाहिर है कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। संस्कृत का पैसा कब्रिस्तान को दे दिया। संस्कृत विद्यालय में संस्कृत शिक्षकों के बजाय उर्दू अनुवादक रखे गए। उसमें भी ऐसे अनुवादक रख दिए जिसमें उर्दू ही उनको नहीं आती। गरीबों का पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था। गरीबों को आवास देने की जगह उन्होंने अपने घर भरे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बटेश्वर धाम देश का सुंदरतम धाम बनेगा। प्रदेश सरकार इसके विकास में कोई कमी नहीं होने देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी के नाम से एक म्यूजियम बनाने का भी ऐलान कर दिया है। कि बटन दबाकर आज यहाँ पर से विभिन्न अमेठी से खबर है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। इसी खास मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, एमएलसी गोविंद नारायण और अन्य कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान रायबरेली के जगदीशपुर को जोड़ने वाली 46 किलोमीटर लंबी सड़क को 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने के साथ इसका शिलान्यास किया गया। तो 45 किलोमीटर लंबे जामो भादर मार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया गया है। वहीं जनता को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने इशारों में गांधी परिवार पर हमला बोला है, निशाना साधा है। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि पारिवारिक रिश्ते वाला व्यक्ति हर घर से दूर भागता नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज हमको बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने अपने वादों को पूरा किया है। बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा जरूर करती है। अगर हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछेगा और उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहेगा। इसके अलावा केशव मौर्य ने कहा कि सपा से बदला लेना है। कल्याण सिंह के निधन पर अखिलेश और उनकी पार्टी का कोई नेता श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। हम लोग गुंडागर्दी नहीं करते और ना ही कब्जा करते हैं। बूथ पर कमल का बटन दबाकर बदला लेना है और सपा बसपा कांग्रेस को धूल में मिलाना है। जो प्रकट होता है 5 साल में एक बार, वो आके बतला दे अमेठी की जनता को कि कब उनके युवराज ने एक साथ 2 साल में 83,000 करोड़ का काम करवाया हो। हिम्मत हो
तो आकर इसी धरती पर बतला दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मुझे खुशी है कि जो मैंने कहा वो हमारी सरकार ने स्मृति जी के आग्रह के कारण मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वो करके दिखाया। इसी बात का मुझे विश्वास है, यही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। वहीं सांसद स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं देता हूं चुनौती, एक सड़क बता दे स्मृति ईरानी जो उन्होंने बनवाई है। साथ ही सांसद पर तंज कसते हुए कहा कि ये सिर्फ राहुल गांधी की बनवाई सड़कों पर बोर्ड लगाने आए हैं। स्मृति ईरानी जी को लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा से डर लग रहा है। उनके कार्यक्रम में जाके लड़कियां जो नारा बोलती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हक की मांग करती हैं, तब डर जाती हैं। अब जब लड़कियां उनके किसी कार्यक्रम में कोई मांग लेके जाती हैं तो लड़कियों से डर जाती हैं। बेहतर होता जिस तरह से अमेठी में हर जगह उन्हें भागना पड़ रहा है, भाड़े के लोगों को बुलाकर भी भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रही हैं। एक ऐसे मंत्री को लेकर आई हैं जो पूरे कई जिलों की उन सड़कों का उद्घाटन करना चाहते हैं जो कांग्रेस पार्टी ने सड़कें बनवाई थी, उसमें अपने बोर्ड लगाने का कार्यक्रम कर रही हैं। अमेठी में जिस तरह से पुलिस के दम पर, अपने दबंगों के दम पर महिलाओं को पिटवाने का काम किया है, असफलताओं को छुपाने का काम किया है, अमेठी में एक भी काम स्मृति ईरानी जी ने किया होता शायद आज ऐसी नौबत न आती, उनको इतने विरोध में झेलने पड़ते, उनको कम से कम किसी मंत्री को लाके झूठी गवाही न दिलानी पड़ती। देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में ओमिक्रॉन के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिले। केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। यूपी सरकार के यह फैसला 25 दिसंबर की रात यानी कि आज रात 11 बजे से लागू होगा। आदेश के तहत नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, लेकिन इस आदेश से पहले गाजियाबाद के बाद अब रायबरेली में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। हाल ही में यूएसए से लौटी युवती ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि जब युवती का दूसरा टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन फिलहाल युवती को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। इसके अलावा नाइजीरिया से लौटे युवक की अभी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आना बाकी है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कुलियों से मुलाकात की। उन्होंने रेल मंत्री से देश भर के रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों का बोझ उठाने आ रहे 19,000 से अधिक कुलियों को ग्रुप डी में समायोजित करने की मांग रखी है। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद कुलियों को अब नए साल में बड़ी उम्मीद बनी हुई है कि मोदी सरकार कुलियों को आर्थिक बोझ कम करने के लिए उन्हें रेलवे के ग्रुप डी में समायोजित करने का प्रयास करेगी। वहीं अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बड़े बदलाव की जरूरत है। पीएम मोदी कहते हैं कि विरासत की विकास है, इसीलिए विरासत को विकास से जोड़कर प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूरे देश में स्टेशनों पर जाता हूं, पर प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर सफाई देखकर बहुत अच्छा लगता है और यहां पर यात्री सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत भी विकास भी, विरासत और विकास को जोड़ के सब काम। सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना काल में जो छूट थी बुजुर्गों के लिए ट्रेनों में यात्रा के लिए, वो अभी तक बहाल नहीं की गई, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, आज भी रेलवे का टिकट 53% यानी समझिए आधा सब्सिडी पे है। रेलवे का टिकट आधा सब्सिडी पे है, यानी अगर 100 रुपये लगना चाहिए उसकी जगह 50 रुपये। तो आप ये भी देखिए कि किस तरह की परिस्थितियों से रेलवे को आगे बढ़ना है। उत्तराखंड में मचे सियासी भूचाल के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आवास पर पहुंचे हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत को मनाने की कोशिश लगातार चल रही है। मदन कौशिक भी पहुंचे हैं सीएम आवास। तो सीएम आवास हरक सिंह रावत पहुंचे हैं। मदन कौशिक जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पहुंच चुके हैं और मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही विधायक उमेश शर्मा भी साथ में मौजूद हैं। तो सीएम धामी से मिलने पहुंचे हैं हरक सिंह रावत। ये बड़ी खबर और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। बड़ी खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ
पहले ही बीजेपी के नेता कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, समझा दिए हैं, अब नेताजी मान चुके हैं, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्योंकि हरक सिंह रावत अब सीएम आवास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर रहे हैं। अजीत काम्बोज हमारे संवाददाता जुड़े हुए जानकारी देंगे। अजीत, जानकारी सामने आ रही कि हरक सिंह रावत सीएम आवास पहुंचे हैं, क्या अभी तक बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? अजीत, बिल्कुल, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि वन मंत्री हरक सिंह रावत लगभग 24 घंटे बाद सीधे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पे। वहां पर वो मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री से और तमाम जो बातें हैं, आखिर क्या उनके मन में चल रहा है, इन चीजों को वो साझा कर सकते हैं। साथ ही धन सिंह रावत जो सीधे तौर पर एक बात निकल कर आई थी कि देर रात की कैबिनेट बैठक में जो मेडिकल कॉलेज का मसला था, उसमें जो बातचीत हुई थी वो धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच में हुई थी, तो वो पूरा प्रकरण यहाँ पर शॉर्ट आउट कराने की कोशिश होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। और सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि पूरे प्रकरण का अब पटाक्षेप होने की उम्मीद है कि सारे जो दिक्कतें पैदा हुई है देर रात से जो पूरा घटनाक्रम उत्तराखंड में चल रहा है उसको अब समाप्त होने की उम्मीद है। जी लेकिन अजीत, अगर बात की जाए तो मामला केवल 5 करोड़ या तो फिर काम का नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सीएम धामी ने पहले ही कह चुका कि स्वास्थ्य विभाग के लिए 5 करोड़ हमने दे दिया है। दूसरे मंत्री भी पक्ष रख रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो शायद ये तस्वीर ना आती। और जो दौरे चल रहे हैं लगातार, हरक सिंह रावत, सीएम धामी और नेता जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो ना होता। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये मसला 5 करोड़ से काफी बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि सीधे तौर पर वन मंत्री स्थानीय विधायक हैं कोटद्वार के, और कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर उन्होंने कैबिनेट में अपनी नाराजगी जाहिर की और उसके बाद सीधे इस्तीफा देने की बात करते हुए बाहर निकल आए। लेकिन साफ तौर पर 5 करोड़ की धनराशि सरकार के लिए इतनी बड़ी धनराशि नहीं है कि जिसके चलते कैबिनेट मंत्री पद का आदमी अपनी डिमांड के ना पूरा होने पर सीधे तौर पर इस्तीफा देने की बात करें। और 24 घंटे इस पूरी बात को बीत चुके हैं, ऐसे में अभी तक भी वन मंत्री की नाराजगी का दूर ना होना कहीं ना कहीं अंदेशा जता रहा है कि उनके मन में चल कुछ और रहा है, बयान वो कुछ और कर रहे हैं और मीडिया के सामने आने से भी वो बच रहे हैं। ऐसे में भी इंतजार इसी बात का है कि इस मुलाकात के बाद क्या नतीजा निकलता है, क्या वाकई में ही वन मंत्री बाहर आकर कोई बयान देते हैं या फिर एक बार फिर से वो गुमनाम होकर निकल जाते हैं। जी लेकिन अजीत, अगर बात की जाए तो जो बीजेपी है, बीजेपी कहते हैं कि संगठन बहुत मजबूत है। हालांकि कल जेपी नड्डा का भी दौरा है, वो भी लोगों से बातचीत करेंगे। जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है उसके आने से पहले सूबे में इस तरीके की हलचल चल रही है, इसके क्या मायने निकाल सकते हैं? बिल्कुल, अब सीधे तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कल सुबह 11 बजे राजधानी देहरादून पहुंचेंगे। पूरा दिन भर का उनका व्यस्त कार्यक्रम है और उससे पहले इस तरह की जानकारी उन तक पहुंचना कि एक कैबिनेट मंत्री भरी कैबिनेट बैठक में इस्तीफा देने की बात कर रहा है, सीधे तौर पर उनके साथ कई विधायक भी मौजूद हैं जो अपनी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ सकती हैं चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे। और साफ तौर पर अब पूरे प्रकरण का निराकरण करने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है। इसी के चलते वो जैसे ही चमोली जनपद से देहरादून लौटे हैं, उन्होंने तत्काल हरक सिंह रावत को तलब किया है। साथ में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हैं, विधायक उमेश शर्मा काऊ हैं और खुद संगठन के मुखिया मदन कौशिक भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि जो भी पूरा घटनाक्रम पिछले 24 घंटे से भाजपा संगठन सरकार में चल रहा है उसका निराकरण होगा और कल जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके सामने सब कुछ पहले की तरह शांत होगा। बिल्कुल अजीत, खैर ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को पहुंचाई और लगातार हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज इस पूरे सियासी जो उथल पथल चल रही है और जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर नजर बनाए हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर उत्तराखंड बीजेपी क्या अपने संगठन को मजबूत कर पाएगी, क्या अपने संगठन को एक साथ ले पाएगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद क्या कुछ होता है अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस के बीच भी गुटबाजी लगातार चल रही है। गुटबाजी अभी खत्म नहीं हुई है। 2 गुटों में बटी कांग्रेस नेताओं में मारपीट तक की नौबत आ गई थी। मामला देहरादून कांग्रेस भवन का है, जहां प्रीतम गुट और हरीश रावत समर्थकों में जमकर मारपीट हुई थी। दरअसल कांग्रेस संगठन में महामंत्री राजेंद्र शाह जब कांग्रेस भवन पहुंचे थे तो हरीश रावत के समर्थकों ने उनसे पूछा था कि आप हरीश रावत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी क्यों कर रहे हैं।
हरीश रावत समर्थकों का कहना था कि राजन शाह ने हरीश रावत के खिलाफ फिर अभद्र टिप्पणी की, बस इस मामले ने तूल पकड़ लिया और हरीश रावत के समर्थकों ने राजेंद्र शाह की कांग्रेस भवन में धुनाई कर दी, जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि निंदनीय है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उनके इस पूरी घटनाक्रम और जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व से हम सबकी बैठक हुई और जो दिशा निर्देश राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिए हैं, उसका हम सब लोग मिलकर के पालन करने का काम करेंगे। हरीश राव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य के अंदर जो चुनाव संचालन समिति है उसकी जिम्मेदारी सौंपी है, वो उसको लीड करेंगे, हम सब लोग सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर कल राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बैठक की है। वहीं अध्यक्ष कौशिक का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरे कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय में आयोजित होगा, जिसमें कई तरह की बैठकें शामिल है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल आएंगे, पूरे दिन हमारे मध्य में रहेंगे। विधानसभाओं के प्रमुख जो हमारी संगठनात्मक रचना है, उस संगठनात्मक रचना में जो हमारे प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, हमारे विस्तारक हैं, हमारे प्रवासी हैं, इन सभी के साथ बैठकर विधानसभा के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अन्य भी बैठकें हैं, संगठनात्मक जो बैठकें होती है, उन पर भी हम सब लोग चर्चा करेंगे। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने देहरादून प्रदेश मुख्यालय में पत्रकार वार्ता कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों पर जमकर हमला बोला है। विधायक आतिशी आप की वरिष्ठ नेता हैं और गोवा की प्रभारी भी हैं। आतिशी ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में काफी बदलाव किए हैं। आतिशी का कहना है कि उत्तराखंड दौरे के दौरान महिलाओं की समस्याओं को लेकर उन्होंने काफी जानकारी जुटाई है। राज्य आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली महिलाओं और युवाओं की स्थिति आज खराब है। उत्तराखंड प्रदेश की जनता अगर आम आदमी पार्टी को चुनती है तो निश्चित तौर पर इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। पिछले 21 सालों में 10 साल भाजपा की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। पार्टियां बदली, नेता बदले, लेकिन उत्तराखंड की जनता की स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी रही। आज आप उत्तराखंड की स्थिति देखने जाइए तो उत्तराखंड के लोगों को क्या मिला? उत्तराखंड के लोगों को 11 सीएम मिले। उत्तराखंड के लोगों को बार बार सरकारों ने पॉलिसी नहीं बदली, सीएम बदले। पिछले 1 साल में ही हमने 3 सीएम देख लिए हैं। उत्तराखंड की जनता को क्या मिला? चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन विश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित, लाखों लोगों की भीड़ जुटने की संभावना। बुलंदशहर में डंपर लूट की वारदातों को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरों की सड़क हादसे में मौत, डंपर चालक को बंधक बनाकर ले जा रहे थे कार सवार बदमाश। श्रावस्ती में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 12 लीटर कच्ची शराब, 47 पाउडर अवैध शराब बरामद, 100 किलोग्राम लहन भई बरामद। हरदोई में 4 अंतरराज्यीय जनपदीय शराब तस्कर गिरफ्तार, 1 फरार, 24 पेटी 1180 पौवा अवैध शराब बरामद। ऑपरेशन सिकंजा के तहत पुलिस ने की गिरफ्तारी। मथुरा गोवर्धन मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सवारियों से भरी बस पलटी, 2 दर्जन से अधिक लोग मामूली रूप से हुए घायल। कानपुर देहात में एक शिक्षा को लेकर निकाली गई पैदल यात्रा, मां को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचा ज्ञापन। बरेली में निराश्रित गौवंश के साथ बनेंगे 30 गौवंश आश्रम स्थल, कल एक साथ सभी गौवंश स्थलों का होगा भूमि पूजन, प्रत्येक गांव में बनेंगे गाय के लिए रोटी बैंक। बुलंदशहर में बीजेपी नेता के घर फायरिंग मामले में नया मोड़, आरएलडी नेता विशाल चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बयान जारी कर खुद को बताया बेगुनाह। लखीमपुर खीरी में मजदूरी कर वापस लौट रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या, लगातार 2 हत्याओं से दहला लखीमपुर, पुलिस जांच में जुटी। आजमगढ़ में ट्रैक्टर से टकराई कार, दुर्घटना के बाद आग का गोला बनी कार, 2 जिंदा जले, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बदायूं में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक पुल से नीचे गिरी। बाइक पर सवार 3 लोग घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं और ये तस्वीर रोड शो की आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जनसभा को संबोधित किया था और इसके बाद अब गाजियाबाद पहुंच चुके हैं, जहां रोड शो और जो बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही जन विश्वास यात्रा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस जनयात्रा में हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, आम लोग और बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। तो जन विश्वास यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है और हर जगह इस जन विश्वास यात्रा का बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रोड शो जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर है, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इससे पहले आगरा दौरे पर थे। आगरा में उन्होंने कई करोड़ों की सौगात दी है, जनसभा को संबोधित किया है, विपक्ष पर हमला बोला है और इसके बाद अपने जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए और आम जनता को कहीं न कहीं अपना साथ देने के लिए इस जन विश्वास यात्रा में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं जनता को कि आप सब इस जन विश्वास यात्रा को सफल बना रहे हैं और भारी भीड़ के बीच योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तो जन विश्वास यात्रा अलग अलग जिलों से निकलती हुई आज गाजियाबाद पहुंच रही है। अलग अलग जिलों से अलग अलग रूट है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो में शामिल हुए हैं। तस्वीर चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।